This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः श्रावण कृष्ण प्रतिपदा दिनांक 4 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्रसंग्रह शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोक्षमाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं मुच्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्वं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। मरुभूमिः आरोग्यदेशानां तर्हि एतद्विषये मया यः उक्तं यत् भारतवर्षे तावत् मरुभूमिः राजस्थान इत्यत्र वर्तते। आसाम इत्ययं देशः तावत् आनुपभूमेः उदाहरणम् इति। किन्तु एतयोः देशयोः आरोग्यविषयिकी तुलना तावत् कर्तव्या। यदि तत्र अनुपदेशे रोगप्रादुर्भावः बलीयांशः एवञ्च मरुदेशे आरोग्यप्राप्तिः सुलभा तर्हि एतद्विषये चिन्त्यमेव। तो मैं समझता हूँ कि ये देश का जो विचार है वो एक अहम इस प्रकार का रहेगा। निर्देशकारित्वम आतुरगुणानाम। तो निर्देशकारित्व जैसे कहा गया है वैसे करना, ये आतुर गुणों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। ये पुरुषोत्तम श्रीपाद भट्ट वैद्य थे, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते थे और नानल सर के भांजे थे, वैसे भापू नानल सर। तो उनको कामला हुई थी और कोलटकर सर को पता चला कि उनको कामला हो गई है, वो मिलने के लिए गए। तो वो लेटे हुए थे और उन्होंने कहा कि नानल सर ने उनको विश्राम करने के लिए कहा है, तो वो लेट के ही बोलेंगे तो चलेगा क्या? कोलटकर सर बोले हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ आपकी पूछताछ करने के लिए आया था। तो फिर सर ने पूछा कि नानल सर ने दवाई क्या दी है इस प्रकार से। तो उन्होंने जवाब दिया मुझे तो कुछ पता नहीं है उसका। उन्होंने दवा दी है, मैं ले रहा हूँ बस। मेरा कर्तव्य इतना है कि जो उन्होंने कहा है वो मैं पूर्ण रूप से पालन करूँ उसका। तो ये निर्देशकारित्व इस प्रकार का है, पूरा सरेंडर होना, उसके लिए शरणागत हो जाना, जो बताया है वो करो बस, बाकी उसके बारे में कुछ सोचो मत। बहुत सारे वैद्यों के बारे में नहीं होता है। ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि बहुत सारे वैद्यों में ये नहीं होता है। अगर मुझे किसी की चिकित्सा कर लेने का प्रसंग आ गया और वो सभी मेरे मुझसे जूनियर है, तो मुझे आशंकाएं रहती है, इसने इसके बारे में सोचा है क्या नहीं सोचा है, इस लक्षण के बारे में कुछ किया है क्या नहीं किया है, वगैरह वगैरह।
अगर हम जूनियर को किसी को ट्रीटमेंट देते हैं तो एक अलग चीज है, वो विश्वास रख सकता है। लेकिन एक सीनियर आदमी के लिए जूनियर पर विश्वास रखना एक काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर वो निर्देशकारित्व उसमें नहीं आ जाता, इस प्रकार का होता है। तो ये एक अहम चीज रहेगी वैद्यों के बारे में। और अभी भी रघुवीर भिड़े रत्नागिरी में उनका देहांत हो गया कोविड-19 की वजह से। उसके पहले वो गिर गए थे, वो जानुसंधि में कुछ फ्रैक्चर हो गया था और फिर उन्हें एलोपैथी लेनी पड़ी, ऐसा कुछ हुआ। हाँ, तो उसका भारी सदमा उनको लगा कि इतने बरस से मैंने एलोपैथी ली नहीं है और ये इस प्रकार से मुझे एलोपैथी लेनी पड़ी, इस प्रकार से वो डिप्रेशन में चले गए। और फिर डिप्रेशन में जाने के बाद ये कोविड-19 का हुआ और फिर उसमें से बाहर निकले ही नहीं, ऐसा। तो मूल कारण इसका डिप्रेशन इस प्रकार का रहेगा और उसका भी मूल कारण ये जो करना पड़ा इसके लिए है। और ये सभी लोगों की है। बागेवाड़ीकर भी जब अंतिम समय में थे तो उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया इस प्रकार। और फिर बाद में जब उनको होश आया और पता चला कि वो एलोपैथी के अस्पताल में है, तो उन्होंने डांटा अपने लड़कों को, तुमने ये क्यों किया इस प्रकार से। बापू नानल सर खुद ये शिकार हो गए किडनी फेल्योर के और उनका रेगुलर डायलिसिस चलता रहा। विलास नानल सर भी ऐसे ही उनका डायलिसिस का इलाज चलता रहा इस प्रकार से। तो ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और खास करके हम जब एक प्रतिज्ञा लेकर चलते हैं या कुछ मकसद लेकर चलते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ जो डेडिकेटेड है उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ। जिनको एलोपैथी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अलग चीज है। लेकिन इस प्रकार से अगर लेनी पड़े तो फिर ये बड़ा सदमा हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा है। दूसरा एक उदाहरण मेरे पास अजीब है। एक ऐसी विद्यार्थिनी छात्र थी और मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था अष्टांग में। वो दौड़ते क्लासरूम में घुस गई और बताया कि उनके पिता को बहुत ही छाती में दर्द हो रहा है, हृदय में दर्द हो रहा है और पहले एक हार्ट अटैक की हिस्ट्री है। संयोग से वो बहुत नजदीक रहते थे वहीं से, अष्टांग महाविद्यालय से। तो मैंने तुरंत क्लास बंद कर दी और मैं उसके साथ उनको देखने के लिए गया। तो देखने पर मुझे भी पैसा एहसास हुआ कि ये हार्ट अटैक ही है या हार्ट अटैक की फिर से संभावना इस प्रकार की है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी दवा दे देता हूँ, दवा शुरू करो। और तुम्हारे डॉक्टर कौन है? तो उन्होंने बोला कि सर देसाई के जो असिस्टेंट है तलवलकर, वो डॉक्टर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम उनको फोन करो और उनको बताओ ये ऐसी ऐसी स्थिति है, वो जो दवा देंगे वो शुरू करो। वो एडमिट करने के लिए कहेंगे तो एडमिट हो जाओ। मैं निकल आया वापस। हाँ, 2 घंटे बाद फिर उस विद्यार्थिनी का फोन आया कि पापा एडमिट होने के लिए तैयार नहीं है, आप एक बार फिर आकर देखे। तो मैं फिर से गया। तो पूछा उनसे तो बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी तरवलकर के पास नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो बोले नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे स्मोकिंग बंद करने के लिए कहा था और मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो गलत ही है। लेकिन फिर भी अभी तुम्हें कोसने का समय नहीं है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो तुम फिर भी उनसे फोन करो और जो बताएंगे वो करो। तो बोले नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। आपका कोई परिचित डॉक्टर है तो उनको बुला लो। तो मैंने मेरे परिचित एक डॉक्टर उमर जी को फोन किया। वो आए, उन्होंने ईसीजी निकाला
उन्होंने डायग्नोज दे दिया आर्रिथमिया है और कभी भी हार्ट अटैक हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि दीनदयाल अस्पताल में दाखिल हो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं घर वापस चला। फिर फोन आया कि पापा एडमिट होने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इस समय तो घर पे पहुंचा था और मुझे वापस क्लिनिक में जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आखिरी बार आता हूँ तुम्हारे घर, मनाने की कोशिश करता हूँ, अगर नहीं होता है तो कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो बोले कि मुझे एडमिट नहीं होना है। मैंने पूछा क्यों? तो बोले मेरी इस कोर्ट में सोमवार को तारीख है और एक बार मैं एडमिट हो जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होगा मुझे कोर्ट में जाना। मैंने कहा आप यहाँ से अगर गुजर जाते हैं तो आप कहाँ से वापस आने वाले हैं, इस प्रकार से। लेकिन वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आखिरी बार दवा देता हूँ, आपको जो करना है वो करो। लेकिन मेरी सलाह है कि आप एडमिट हो जाओ। पुणे जैसे शहर में कार्डियक कंडीशन में एडमिट न होना ये मूर्खता है, इस प्रकार से। और मैं निकल गया। बाद में पता चला कि वो प्रयाग अस्पताल में एडमिट हो गए, सभी छोड़ के। तो उस दिन तो रहे रात में। दूसरे दिन उन्होंने आईसीयू में स्मोकिंग शुरू कर दी। तो डॉक्टर प्रयाग भी तंग आ चुके थे। उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। फिर भी वो जिंदा रहे। और फिर बीच बीच में मेरे पास कभी आते थे, 1 महीना 2 महीने के बाद। तो मैंने भी ऐसा ही रखा था कि आएंगे तो दवा दे देंगे, 7 दिन की दवा दे देंगे, फिर से आते हैं तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इस प्रकार से। और परहेज का तो पता ही नहीं था, स्मोकिंग चालू ही था उनका। और फिर 6 महीने के बाद सीवियर मैसिव हार्ट अटैक आ गया। ट्रीटमेंट करने के लिए कोई चांस ही नहीं मिला और उनका देहांत हो गया। तो ये जो चीज है कि इस प्रकार के लोग भी मिलते हैं, व्यक्ति भी मिलते हैं, जो बिल्कुल बेदरकार है, कुछ भी नहीं सोचते हैं क्या होने वाला है, क्या नतीजा निकलेगा इससे। और फिर इस प्रकार का उसका परिणाम निकला। तो निर्देशकारित्व ये अहम चीज है। जब कोई व्यक्ति दातोदक अवस्था है उधर में, चाहे लिवर सिरोसिस की वजह से हो या किसी कैंसर की वजह से हो, और केवल दूध पे रहने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप मेरी ट्रीटमेंट मत करिए, किसी के भी पास जाइए, आपको जिसके पास जाना है, और उनकी ट्रीटमेंट कराएंगे, मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। अगर आप दूध पे रहने के लिए तैयार है तो ही ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। तो अगर वो तैयार हो जाते हैं तो ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो बताते हैं कि आप कहीं पे दूसरी जगह पे चले जाओ, इस प्रकार से। तो कहीं कहीं ये बहुत आवश्यक होता है कि जैसा कहे वैसा ही मरीज करे। नहीं तो प्राण संकट भी रहता है। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि जैसा कहा है वैसा ही मरीज अगर करे तो ही हमारे ऊपर का बोझ कम होता है और सक्सेस या यश मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इस प्रकार से। तो उसके बारे में जरूर देखना है। बिशप चिकित्सांगाना। चिकित्सांग जो है उसमें बिशप सबसे श्रेष्ठ है। और ये बाध चतुष्टय जो बताए गए हैं उसमें भी इसके बारे में काफी जिक्र किया गया है। सुपाद हीनान अत्यातान गुणवान यक्षयापे। और अगर भिषक अच्छा है तो ये इस प्रकार के बाकी पाद नहीं होने पर भी वो परिस्थिति से मार्ग निकालता है। और यद वैद्य निगुणे पादा गुणवंत तप्यनर्थ कहा। अगर वैद्य ही विगुण है तो बाकी पाद अच्छे हैं तो भी अनर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। फिलहाल की स्थिति वही वैसी ही है। गवर्नमेंट आयुर्वेद को उत्तेजन दे रही है, पोस्ट क्रिएट कर रही है।
लेकिन उस पोस्ट में आने वाले अगर वैद्य नहीं है, जो आयुर्वेद करने में सक्षम हो, इस प्रकार के वैद्य नहीं है, तो उसका क्या नतीजा निकलने वाला है? तुम्हारे पास डिस्पेंसरी है, दवाइयाँ है, मरीज है, और क्या चाहिए? वैद्य ही चाहिए। यही है सबसे अगर वहां पे वैद्य ही नहीं है, तो ये बाकी पांच गुणवान होने पर भी अनर्थक इस प्रकार। एक बड़ा अजीब किस्सा है इसके बारे में भी, कि नानल सर को कॉरपोरेशन के किसी समारोह में आमंत्रित किया गया, और उसमें के महापौर शांतिलाल सुरतवाला, वो उनके साथ टेबल पे थे। तो नानल सर ने पूछा कि आप आयुर्वेद के लिए क्या करते हैं क्या? तो बोले कि हाँ ठीक है, तुम सुझाव दे दो, मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं करूंगा। फिर वो तो कार्यक्रम पूरा हो गया और 2 दिन के बाद मुझे नानल सर का सुबह फोन आया 10 बजे, कि वो मेयर साहब से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने आज ही मीटिंग रखी है और मुझे बुलाया है। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? तो बोले नहीं, मेरे पास तो मरीज है अभी, मैं तो नहीं आ सकता, तो तुम जाओ मीटिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन वहां आपसे बात क्या हुई है, मुझे क्या बोलना है वहां? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, आयुर्वेद के लिए कॉर्पोरेशन में कुछ होना चाहिए। अब मैं चकरा गया कि क्या बोलूं मैं। महापौर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, मेरा कोई परिचय भी नहीं था। फिर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने की वजह से जाना पड़ा। जाने के बाद मैंने उनको बता दिया कि नानुल सर आने वाले थे, लेकिन उनके पास मरीज है, वो नहीं आ पाए, उन्होंने इसलिए मुझे भेजा है। तो बोले ठीक है, हम आयुर्वेद के लिए क्या कर सकते हैं? अब मुझ पर ये बड़ी नौबत आ गई। तो मैंने कहा कि कॉर्पोरेशन के क्लिनिक्स तो है, डिस्पेंसरीज है, उसमें आयुर्वेद की क्लिनिक्स भी है क्या? बोले है ना। कितने हैं? 5 है वो। तो वहां पे कैसा चलता है? तो बोले नहीं, हमारा अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं वैद्यों के सुझाव दे दूंगा। तिलक महाराष्ट्र, क्योंकि ये सब तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की वजह से चल रहा था, तो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से हम वैद्यों को वहां पे आमंत्रित करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि जहाँ वहां पे जो व्यक्ति है, तो पेड़ है, उसको ऐसा मत लगे कि यह उनका अपमान है इस प्रकार से। मैं बोले वो चिंता छोड़ो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कुछ मानधन भी नहीं दे पाए, मुफ्त में अगर काम करना है तो चलेगा। मैंने कहा कि ठीक है जी दादा। हमारे यहाँ लोग तैयार होंगे डेडिकेशन से काम करने के लिए। तो बोले ठीक है, प्रस्ताव दे दो। फिर मैंने नाना सर को फोन किया कि मैंने ऐसा ऐसा बोला है। तो बोले ठीक है, अभी तुम नाम निकालो, कौन काम करने के लिए तैयार है इस प्रकार से। फिर मैंने लोगों से बात की, और प्रमोद कुलकर्णी, अजीत जोशी, और ये मीना परदेशी, और 3 लोग थे, 6 आदमी चाहिए थे उनको, हर दिन के लिए एक एक आदमी इस प्रकार से। मैंने उनसे सभी से बात की। तो सभी ने हाँ कर दी, और हफ्ते में एक बार जाने के लिए राजी हो गए सब। तो शनिवारवाड़ा के नजदीक एक टुड़कापुर ऐसा है, वहां पे एक ओपीडी है कारपोरेशन। वहां इन लोगों का जाना शुरू हो गया। वहां ऐसी स्थिति रहती थी कि ये जो वैद्य होते थे वहां पे, सभी जगह ऐसा ही पिक्चर था, वो अखबार पढ़ते रहते। और अगर कोई मरीज आता है, तो एक 5-10 मिनट के बाद उसको देखेंगे क्या है, तो वो कुछ तकलीफ बताएगा।
तो कंपाउंडर को बता देंगे ये दवा दे दो। ना कोई परीक्षा करना, ना कोई देखना वगैरह, कुछ भी नहीं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कैसे चलेगी? जब ये लोग ज्वाइन हो गए तो उन्होंने वास्तव में देखना शुरू किया, और वैसे बड़ा स्टॉक था कारपोरेशन में आयुर्वेदिक दवाइयों का, कोई उसको प्रयोग ही नहीं कर रहा था। तो इन सब की ओपीडी 100 तक जाने लगी, 50-60 बढ़ते गई ओपीडी, और वो काफी सस्ता था, कारपोरेशन के जरिए था। तो उस जमाने में 50 पैसा पर डे वगैरह ऐसा कुछ था वो। तो कहने का मतलब है कि अगर वैद्य अच्छा है तो ही सभी चीजें। अभी आयुर्वेद को पॉपुलैरिटी आ गई, लेकिन वैद्यों का निर्माण उतने पैमाने पर हो नहीं रहा। पतंजलि के योग से पूरे देश भर में आयुर्वेद पॉपुलर हो गया, बालाजी तांबे की तरीके से सहयोग से महाराष्ट्र में आयुर्वेद पॉपुलर हो गया। लेकिन जो मरीज आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए ना। तो उनको किस प्रकार से रखे जाते हैं, उनको उनका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, ये काफी अहम मुद्दा है। तो कोलटकर सर जी का भी ये कहना था कि वैद्यों का निर्माण यही अहम कर्तव्य है। एक बार वैद्यों का निर्माण हो जाए तो समाज में परिवर्तन लाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सिर्फ जब समाज में परिवर्तन लाएंगे और वैद्य नहीं रहेंगे तो ये आफत वाली बात हो जाएगी कि इस प्रकार से उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। तो उनके मन में ऐसा होता है कि मैंने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करी है, उसका मुझे फायदा नहीं हुआ। और ये माइंड सेट चेंज करना काफी मुश्किल है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना अपना कर्तव्य भली भांति निभाए। हम अच्छी शिक्षा पाने की कोशिश करें, अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, और वैद्यों का निर्माण करते रहे। तो ये जो चरक वाचन है, हमारा गुरुकुल है, और तो इन सभी वैद्यों के बारे में तो कोई कोई मुझे संदेह नहीं था। ये अच्छे प्रैक्टिशनर्स है, डेडिकेटेड है, पैसा नहीं मिलता था उस समय में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। बाद में उनको मानधन शुरू किया गया करीबन 8 बरस के बाद। और फिर टीमोविस से उनका कोई ताल्लुक नहीं रखा गया। जब मानधन शुरू हुआ तो बोले वो अभी हमारे कंसल्टेंट है, टीमोविस से कोई संबंध नहीं है। मुझे भी कुछ लेना देना नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने इतनी बरस आपकी सेवा की है तो आप उनको ही दे दो, फायदा जो है उनको ही दे दो, इस प्रकार से। और अभी भी मेरे ख्याल में लोग जा रहे हैं, मालूम नहीं कि कौन से लोग कितने जा रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन सबसे अहम बात यह है, I have worked in that OPD for a year with my friend who was student of Pramod Kulkarni sir. The number of patients were more than 150. OPD was on Friday. Yeah. तो इसकी शुरुआत अजीब हुई है, जैसे मैंने बताया। मेरे ऊपर अकस्मात जिम्मेदारी आ गई कि मैं कुछ सुझाव दे दूं कारपोरेशन के लिए। और उस समय मैंने जो सोचा वो वास्तव में परिवर्तित हो गया। शांतिलाल सूरत वाला सिर्फ उस बरस के लिए मेयर रहे। फिर दूसरा मेयर आ गया। लेकिन जब 8-9 बरस के बाद वो फिर से मुझे मिले एक बार, तो मैंने उनको पूछा वो तो ओपीडी कैसी चल रही है, वो बोले अच्छी चल रही है। तो मैंने कहा आप मानधन क्यों नहीं देते हैं? तो बोले हाँ दे देंगे। अभी तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक अच्छा काम चल रहा है तो दे देंगे। और वो महापौर न होते हुए भी उन्होंने ये काम करवा दिया कॉर्पोरेशन, और उनको मानधन शुरू कर दिया। तो कुछ ही लोग ऐसे रहेंगे कि जो इस प्रकार के कार्य में जुड़े रहेंगे इस प्रकार के। लेकिन कहने का मतलब है कि परम प्रयत्न आतिष्ठ्य दिशक स्वभाव संपत्ति, जब तक अच्छे वैद्य निर्माण नहीं होंगे पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में, तब तक आयुर्वेद की स्थिति बदलेगी नहीं। ये स्पष्ट है।
और इसके लिए हमें ही प्रयास करने हैं, कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। जब मैंने गुरुकुल का आरंभ किया तो उस समय में भी कोलटकर सर का जो अधूरा कार्य है वो आगे चलाने के लिए मैंने वो शुरू किया इस प्रकार से, और काफी अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी काफी अच्छा कार्य है, उसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन मुझ अकेले को ये काम नहीं करना है वास्तव में, ये सभी लोगों का काम है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसके सभी के बारे में सोचो इस प्रकार से। और वैद्यों का निर्माण भली भांति कैसे हो, इसी के बारे में पहले प्रयास करने हैं, और फिर ये बाकी सुविधाएं अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है ना कि चिकित्सा नास्ति निष्फला, क्वचित धर्मा क्वचित नेति क्वचित अर्थ क्वचित देशा, कर्माभ्यास क्वचित चेति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है। तो अगर आप मरीजों को ठीक करेंगे तो उसका फायदे होंगे ही होंगे, कुछ ना होगा तो भी कर्माभ्यास तो हो जाएगा। तो वैसे क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री, ये सभी तरीके से उसमें फायदे हो सकते हैं, और काफी परिवर्तन इसके बारे में आ सकता है। नानल सर का ये एक अजीब उदाहरण है। वो जर्मनी में थे, किसी एक मरीज को उन्होंने ठीक किया, जो कुष्ठ था, किस प्रकार का था ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो पूरा चला गया। तो वो बहुत आनंदित हुआ। और फिर जब वो जर्मनी से वापस निकलने वाले थे तो एक मार्क्स, उस समय मार्क चलन था जर्मनी का, एक बैग लेके, वो थैली लेके उनके पास आए। और फिर नानल सर ने पूछा ये क्या है, मैंने ये आपको समर्पण है। तो बोले क्या है, तो बॉइश मार्क्स है। तो मैंने तो आपकी फीस ले ली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, जिस शास्त्र के बजाय मुझे ये अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उस शास्त्र के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, और इसलिए आपको सौंप रहा हूँ। तो नानल सर ने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो मैं नहीं ले जा सकता, और मेरे पास कोई कॉर्पोरेट प्लान होना है, तो फिर ये हम उसके बारे में करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, आप जरूर मुझे बता देंगे, जब बताएंगे तब मैं पैसे दे दूंगा आपको किसी भी तरीके से। नानल सर पुणे में आए। फिर उन्हें कोल्लटकर सर को पूछा, सर बोले आपके मन में क्या है? बोले नहीं, जरा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे क्या करेंगे, तुम ऐसा करो छात्रों को इकट्ठा करो। तो सर बोले हाँ ठीक है। तो नानल सर के घर हम करीबन 27 छात्र इकट्ठा हुए, प्रैक्टिशनर्स थे सभी। फिर नानल सर ने ये सब अनुभव बताया कि ऐसा ऐसा है, और ये बहुत अच्छी संधि है इस प्रकार से। मौका है, तो तुम सब काम करने के लिए तैयार हो? सबने हाँ बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम ही नहीं थी इस प्रकार से काम करने में। फिर वो बोले ठीक है मैं सोचता हूँ और फिर से बुलाता हूँ। हाँ, पुलटकर सर ने जिक्र किया कि आप अगली तारीख तय कीजिए कि कब मिलना है फिर से। नानल सर बोले नहीं नहीं, मैं सोच के बताता हूँ इस प्रकार। हाँ, और वो अगली तारीख कभी आई ही नहीं। ये करीबन 20 से भी ज्यादा, 25-30 बरस के पूर्व की बात है। क्योंकि उनके सामने कोई प्लान ही नहीं था। वास्तव में हमारा तो स्कंद कोश सफर हो रहा था, उसके लिए चंदा नहीं था, और हम दर दर भटकते रहे थे। गवर्नमेंट से ही चंदा पाना इस प्रकार का था कि नहीं तो इंस्टीट्यूट है। और एक बड़ी लंबी कहानी है कि मैंने त्रिस्कंद कोश के बारे में किस प्रकार से काम किया, और किस प्रकार से फंडिंग प्राप्त करे करा, लेकिन उसका आगे कुछ भी नहीं हुआ। हमने कोलटकर सर ने एक बार फिर उनसे जिक्र किया था
कि आप एक बार उनको पूछ तो लेना, मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे दूंगा इसके बारे में। हाँ, ये सब है। ये क्रिस्कंद कोश से पूर्व क्रिस्कंद कोश शुरू हुआ था। एक करीबन कौन के कोलटकर सर थे उस समय में, तो 1991 की बात होगी इस प्रकार। तो मैं सुझाव दे दूंगा क्या करना है इस प्रकार से, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब हादसा है हमारे लिए। जिनके पास विजन है उनके पास फंडिंग नहीं है, जिनके पास फंडिंग है उनके पास विजन नहीं है, और ये विजन वाले लोग नहीं है इस प्रकार से। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक पूना में सोसवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन लोगों को इकट्ठा लाती है जो फंडिंग करना चाहते हैं और वो फंडिंग लेना चाहते हैं, लेकिन प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं इस प्रकार के लोग। एनजीओ है और यही काम करते हैं, ब्रिजिंग द गैप इस प्रकार का। तो फिलहाल ऐसे हुआ कि उस समय उसका फायदा नहीं हो पाया इस प्रकार से। और आगे चलकर नानल जी ने खुद एक फंड एस्टेब्लिश किया, धनवंतरी निधि नाम का, तिलक महाराज विद्यालय में समय उनका खुद ही का योगदान था। 29-30 लाख तक उस समय में योगदान उन्होंने दिया उसमें। और फिर उसके ब्याज के ऊपर काम करना है, ऐसा उनका कहने का मतलब था। और जब कहीं से फंडिंग नहीं हो रहा है और कोर्स बंद करना है, ऐसा निर्णय हुआ, तो एक हमारी मीरा मेहता करके छात्र यूके में थी, योगवती छात्र थे एक्चुअली, और हमने उसका हमारा आयुर्वेद का कोर्स किया था, इंट्रोडक्शन का आयुर्वेद। वो उस समय संयोग से पुणे में थी, वो मुझे मिलने के लिए आई। तो मैंने उसको बताया, उसको कोर्स का कार्य मालूम था। तो वो बोली कि ऐसा कैसा बंद कर सकते हैं कार्य, ये तो बहुत बढ़िया काम है और रिवोल्यूशनरी वर्क है आयुर्वेद में। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो मालूम है, लेकिन पैसा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। तो बोली कि मैं विदेश से पैसा लाऊं, लेकिन काम शुरू रहना चाहिए। तो अंततः ऐसा हुआ कि हम बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग में घुस गए, मैं और मेरा नेता। वहां पे उसने प्रस्ताव रखा कि मैं मदद करूंगी, मैं विदेश से पैसे लाऊंगी, लेकिन तब तक कार्य शुरू रहना चाहिए। बहुत सारे बहस के बाद नामल ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर जब तक कुछ होता नहीं है तो त्रिस्कंद को ये जो धनवंतरी निधि है उसका ब्याज इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, वापर कर सकते। तो उस समय में ऐसा था कि उसका ब्याज 2,10,000 इतना आता था, और हमारी जरूरत थी 2,45,000 एक बरस की। तो फिर भी 35,000 का घाटा था। तो मैंने कहा कि हमने पिछले बरस में 1 लाख विद्यापीठ में जमा किए हैं कोर्सेज के लिए, योग आयुर्वेद अध्ययन बंधन वगैरह कोर्सेज के लिए। तो इस समय इस बरस में भी हो जाएंगे, ऐसी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी एक सदग्रस्त थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं कह सकते। पैसों का प्रबंध है तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। पूरे पैसों का प्रबंध होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे तनख्वाह से 35,000 रुपये काट लीजिए। हाँ। और आगे चलाइए कोर्स चलाइए सरकार से। फिर बाकी लोगों ने मध्यस्थी की और बताया कि ठीक है 6 महीने के लिए दे देते हैं, तो 6 महीने के लिए रकम पर्याप्त है, तब तक अगर मेरा मेहता का कुछ हो जाता है तो अलग चीज है। तो फिर 6 महीने का जीवनदान उसको मिला। और उस बीच में मैंने अपने तरीके से जो प्रयास किए थे, मैं आयुष डिपार्टमेंट नया इस्टेब्लिश हुआ था, शांता शास्त्री उसकी सेक्रेटरी, वो संस्कृत की अच्छी जानकारी रखती थी, संस्कृत अच्छा था उनका, और अनकरप्ट थी टोटली। और वो वर्ष पे थी रिटायरमेंट के। तो मैंने उनको उनकी भेंट की, उनको त्रिस्कंद कोश का कार्य दिखाया, उन्होंने पौना घंटा दिया मुझे। वो सब देख लिया और बोले काम बहुत बढ़िया है, इसमें संदेह नहीं है।
लेकिन हमारे पास फंड ही नहीं है, डिपार्टमेंट बहुत ही नया है और हमारे पास कुछ भी फंड्स नहीं है। तो मैं वापस चला आया और फिर ये डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट क्लोज करने का निर्णय इस प्रकार का। और फिर ये फरवरी में घटना हुई कि इसको 6 महीने का जीवन दान मिल गया। और मार्च एंड में 29 मार्च को हमें फैक्स मिला आयुष डिपार्टमेंट से कि शांता शास्त्री को उसी दिन फंड्स रिलीज हुए, 29 मार्च को। ये तो गवर्नमेंट का सभी जगह ऐसा ही रहता है फैग एंड ऑफ द ईयर। तो उन्होंने टोटली आउट ऑफ वे जाकर हमारे प्रोजेक्ट के लिए 11 लाख मंजूर कर दिए क्योंकि हमारी अर्जी ही नहीं थी, आवेदन ही नहीं था। तो उन्होंने बता दिया कि फैक्स में कि आप आइए और फॉर्मेलिटीज पूरा पूरी करके पहला जो हफ्ता है वो 5 लाख का लेके गए। तो फिर मैं और हमारे रिश्तेदार थे, हम दिल्ली में गए, वो फॉर्मेलिटीज सभी पूरी की और 5 लाख का पहला हफ्ता लेके आए। तो ये जीवन दान इस प्रकार था, इसलिए मिल गया उस समय। फिर ये नौबत आई क्योंकि शांता शास्त्री तब तक बदल गए, तो कुछ पूरा हो गया, औसत कोष के लिए हमें चलना चाहिए था फिर से। और 3 बरस के लिए हमें 25 लाख चाहिए थे कम से कम इस प्रकार से। लेकिन उस समय में जामनगर का एड्रेस का उनका बिल 27 लाख हर बरस होता और वो गवर्नमेंट दे देती थी। केवल लोगों को विमान प्रवास करके जामनगर में आना और 1 घंटे का व्याख्यान देना, इसलिए गवर्नमेंट 27 लाख हर बरस खर्च करती रही वहां। अभी तो ज्यादा बढ़ गई होगी अमाउंट। और हम तरस रहे थे कि 3 बरस के लिए हमें 25 लाख चाहिए थे वो हमें नहीं मिल रहे थे। और फिर ये थोड़ा सा अजीब ही किस्सा है कि हम कोशिश कर रहे थे, शैलजा चंद्रा उस समय आयुष की सेक्रेटरी बन गई और उसके प्रोजेक्ट बिल्कुल ध्यान में नहीं आया तो फिर हुआ ऐसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था और हमारे साथ हिरवाणी एक मानव सर के मन में एक और अजीब आइडिया आई कि रसशास्त्र में काम करे भस्मों के ऊपर। उसने ने सीधा ये एनसीएल को इन्वॉल्व किया और एनसीएल की वजह से डॉक्टर हिरवाणी करके आए वहां। तो मैंने हिरवाणी से कहा कि ऐसा ऐसा हमारा स्कंद कोश का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप एक बार देखिए। वो बोले हाँ, लेकिन उनको समय नहीं मिला, वो वर्कोहॉलिक की पर्सन है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था और उनको मौका मिला, वो टीवी में आके उन्होंने वो प्रोजेक्ट देख लिया और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया में फोन किया है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, फंडामेंटल रिसर्च है और फिर भी बहुत प्रैक्टिकल है उसकी यूटिलिटी। So we want to be associated with this project. मुझे उनका कुछ भी अंदाजा नहीं था हिरवाणी तक। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, डॉक्टर माशेलकर से मेरी मुलाकात करवाइए तो बोले हाँ करेंगे तो 2 दिन में माशेलकर पूना में आने वाले थे, उन्होंने समय ले लिया और मेरी मुलाकात फिक्स कर दी। वो भी थे माशेलकर ने भी अ, प्रशंसा करे कि हाँ अच्छा काम है और सीसीआर को वास्तव में इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि सीसीआरएस ने तो 91 में ही ना कह दी इसके लिए कि हमारे पास फंड्स नहीं है ऐसे करके तो बोले भाई ऐसे ही बोलते हैं फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक बार बात कर लेता हूँ उनसे। फिर उनको पता चला कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है तो फिर बोले ठीक है, हम सीएसआर के तरीके से करेंगे। उसमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टी थी क्योंकि ये आयुर्वेद का प्रोजेक्ट था, आयुर्वेद तो सीएसआर में होता ही नहीं है इसका कुछ। लेकिन इसमें जो डिजिटल काम है, सॉफ्टवेयर बनाना, संविधान राइट, अच्छा
तो वो CSR का पार्ट बन सकता था। हाँ, तो थोड़ा टेक्निकली इसमें मार निकाल कर CSR से आगे फंडिंग हुआ, और पहले 3 बरस का मिला, 2 हफ्तों में ये काम हुआ। तो इसका औषध कोष का 3-3 बरस लगे। उस समय माशेलकर भी रिटायर हो गए, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिल गया और 2 बरस के लिए, और वो हमारे लिए फायदेमंद हुआ। तो दूसरे टर्म का भी हमें मिल गया, और बिना हिचकिचाहट औषध कोष का काम और त्रिस्कंद कोष का काम पूरा हो गया। तो त्रिस्कंद कोश एक अहम चीज है। और अभी ये काम टीम में पड़ा है, उसका कुछ भी हो नहीं रहा, इसलिए मैंने प्रातिपदिक कोश का काम आरंभ किया। तो इसके बारे में हमें जरूर सोचना है कि वैद्यों के निर्माण के लिए ये दोनों चीजें अहम है। जो गुरुकुल हम चला रहे हैं अभी इस प्रकार से, मैं सोचता हूँ को वो केवल पुणे में ही नहीं हो, महाराष्ट्र में और जगह भी हो, कोल्हापुर हो, औरंगाबाद हो, या अन्य कहीं जगह इस प्रकार का हो सकता है। नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं थे इसके अंदर पोस्ट, और अवेलेबल होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने प्रातिपदिक कोष का कार्य आरंभ किया, और बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प से ही मुझे करना है, अपने ही जिम्मेदारी पे करना है। इतना कटु अनुभव मैंने इस सब चीजों का लिया है, गवर्नमेंट के बारे में लिया है। वो लेने के बाद मुझे एक टक्का भी मेरे मन में नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की हेल्प ले लूं इस प्रकार से। तो ये एक अजीब चीज है उसके बारे में। लेकिन ये काम महाराष्ट्र में अन्य जगह भी होना चाहिए, भारत भर में होना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि 3 स्तर होने चाहिए: संधि विग्रह, समास विग्रह, अन्वय और अर्थ। ये एक छात्रों के लिए स्तर होना जरूरी है, और फिर आगे उसके कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस वगैरह के बारे में आगे सुझाव होने चाहिए। और इस तरीके से हम करते रहेंगे और वैद्यों का निर्माण होता रहेगा, तो आयुर्वेद फलेगा फूलेगा, केवल भारत में नहीं विश्व भर में फूलेगा। लेकिन ये सबसे अहम चीज है। कल संस्कृत दिन के लिए मेरा व्याख्यान हो गया था। वो नेशनल लेवल पे इस प्रकार का था, और काफी टीचर्स मौजूद थे। मैंने उसमें भी जिक्र किया है कि आयुर्वेद के अध्ययन के लिए संस्कृत पढ़ो। संस्कृत का अध्ययन करते रहो, और आयुर्वेद मूल ग्रंथ से समझने की कोशिश करो। ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। तो ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और जब तक चिकित्सक अच्छे बनते नहीं हैं, तब तक ये काफी परिस्थिति ऐसी ही रहेगी। तो हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना है। और वैद्यतीत का मेळवावा, आयुर्वेद धर्म वाढवावा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी वैद्य हैं उनको हम इकट्ठा करें, उनको सम्मिलित करें, और आयुर्वेद धर्म को बढ़ावा दें इस प्रकार से। नास्तिको वर्जाना, नास्तिका जो है वो वर्ज्य में श्रेष्ठ है इस प्रकार के हैं। तो नास्तिक ग्रह ये सबसे बड़ा पातक इस प्रकार का बताया गया है। और ये जो सृष्टि निर्माण हुई है उसके पीछे कोई करता है या नहीं है, ये सबसे अहम सवाल है। या अपने आप ही निर्माण हुआ है, ऐसा कहने वाले इस प्रकार के लोग हैं। और कार्य कारण भाव को मानना या नहीं मानना ये एक अहम चीज है। यदृच्छा ये भी एक कारण कुछ लोग बताते हैं, और फिर उसमें कार्य कारण भाव नहीं होता है। यदृच्छा से
घटनाएं होती रहती है ऐसा बताते हैं। तो अगर हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो कार्यकरण भाव अनिवार्य है। और जब हम देखते हैं कि वैसे कुछ अपचार नहीं है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी है और इस जन्म में कुछ अपचार हुआ नहीं है, तो शायद ये पिछली जन्म का पूर्व कर्म का फल है इस प्रकार से। और फिर ये कर्म विपाक वगैरह भी जो सिद्धांत जो हमें दिए गए हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अजीब की बात ऐसी है कि हाफकिन इंस्टीट्यूट ने बीच में एक रिसर्च पब्लिश किया था कि 67 ऑफ द परसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कैंसर सफरिंग फ्रॉम कैंसर हैव बैड डेस्टिनी एज द रीजन। बड़ा अजीब चक्कर है। हमारे हिसाब में दैव एक कारण होता है, लेकिन 67% में दैव कारण होता है, ये तो कभी भी समझने लायक चीज है ही नहीं। बैड डेस्टिनी ये कारण नहीं हो सकता इस प्रकार। तो हम भूल कर रहे हैं जो कॉमन चीज है। 67% में अगर कैंसर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है तो एक कॉमन कारण है आहार का है जो छोड़ रहे हैं, उसको देख ही नहीं रहे इस प्रकार से। तो बिल्कुल इलॉजिकल है लॉजिकल होना जरूरी है लेकिन बिल्कुल इलॉजिकल इस प्रकार का है। तो इन सभी के बारे में सोचना है। तो नास्तिक ग्रह नहीं होना चाहिए। तस्मात बुद्धिमान नास्तिक बुद्धि में चिकित्सा टीचर का निर्देश। बुद्धिमान आदमी को नास्तिक बुद्धि छोड़नी है इस प्रकार से। और आश्चर्य की बात है इस्कॉन जो है वो सभी पढ़े लिखे लोग हैं। ज्यादातर लोग आईआईटी से है। खड़गपुर से बहुत सारे लोग इस्कॉन में ज्वाइन हो जाते हैं जो बीई करने वाले इस प्रकार एमई करने वाले इस प्रकार। ये सब इंटेलेक्चुअल है और वो अध्यात्म में घुस जाते हैं। हाँ, बहुत प्रभावित हो जाता है इस्कॉन के जरिए। दूसरी जगह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है, ये आम जनता के लिए इस प्रकार का है। उसमें पढ़े लिखे आदमी ज्यादा नहीं है तो ये बहुत अलग अलग रहेंगे, फिर भी दोनों में विश्वास होना जरूरी है और भक्ति दोनों में जरूरी है इस प्रकार की। तो ये भक्ति का एक अहम रोल इसमें रहेगा। ईश्वर प्रणिधान अथवा ये जो पतंजलि लिखते हैं। और जब मैंने मराठी गुरु जी से बात की थी वेदांत, वो बोल रहे थे कि वेदांत सीखो इस प्रकार से। तो अंतिम था उन्होंने कहा कि बाकी कुछ मत करो, नामस्मरण ही करो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है तो सभी संत जो है वो नामस्मरण को लेकर आते हैं। तो ये एक अहम चीज है कि ये नास्तिक का ग्रह नहीं होना है और उन लोगों से दूर ही रहना है इस प्रकार से। सो नास्तिको वर्जाना लौल्यम क्लेश कराना। क्लेशकर भावों में लौल्य सबसे ज्यादा है। तो नाथ न जात काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति गीता का वचन प्रसिद्ध है। उपभोग लेने से काम की पूर्ति नहीं होती है, वो उसकी शांति नहीं होती है। तो वो बढ़ता ही जाता है और आगे आगे अपेक्षाएं निर्माण होती रहती है और आदमी उसी में अटक जाता है। उग्राही परो हेतु दुख दुखाश्रय प्रधा त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुख व्यपोहता कोशकारो यथा यंश उपादत्ते वध प्रदान उपादत्ते तथार्थे तृष्णा बन्यास बात। सो अर्थ जो है विषय है उससे अन्य व्यक्ति बार बार तृष्णा लेते रहता है और वो तृष्णा के अधीन इस प्रकार का हो जाता है। तो ये क्लेश करने वाली चीजें में है जो जो दूसरों पर निर्भर है। सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम। जिस चीज के लिए हम दूसरे पर निर्भर है वो दुख ही है वास्तव में। अगर मुझे ये खाना खाने में सुख मिलता है तो वो नहीं मिलेगा तो मुझे दुख होता है इस प्रकार से। अभी आज दोपहर में फिर से ये पतंजलि योग सूत्र का होगा। अभ्यास वैराग्य वैराग्याभ्याम तंजिरोधा।
इस चित्र के बारे में चर्चा होगी। तो उसमें ऐसा होता है कि हम सदा सर्वदा किसी न किसी वृत्ति में ही रहते हैं। फिर सिर्फ समाधि अवस्था में अपने आप में स्थित होते हैं। बाकी सभी समय हम किसी न किसी तरीके से करते रहे। गुरुकुल स्थायी नहीं है, वो महाविद्यालय के परीक्षा के अनुसार होता रहता है। अभी इस बरस में क्या होगा ये मालूम नहीं है, क्योंकि परीक्षा भी आगे चली गई है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो माहौल है, तो शायद गुरुकुल ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन देना पड़ेगा तो मेरा सुझाव है कि आप हिंदी में करो, मराठी में मत करो। इस प्रकार से सभी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं है। हमारे मन में हिंदी के बारे में भीति है, हम अच्छा हिंदी नहीं बोलते हैं, वो सही है, लेकिन प्रयास करने से ही वो सुधरेगा। बगैर कुछ करने से तो कुछ नहीं होगा। तो प्रयास करते रहेंगे तो हिंदी सुधरेगी, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में निद्रा भी वृत्ति ही है ना। गाढ़ निद्रा, ये मूड, इस प्रकार की अवस्था बताई गई। हाँ, तो ये भी वृत्ति है, क्योंकि वहां आत्मा मन आत्मा में स्थिर नहीं है, वह अपने में स्थित नहीं है। इस प्रकार तो ये एक अहम चीज है कि ये 5 जो वृत्तियां बताई, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये कहाँ से दिया? और समाधि अवस्था छोड़कर हम इन्हीं 5 वृत्तियों में से किस वृत्ति में रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। दोपहर में उसके बारे में बहस करेंगे 3:30। तो लौल्य क्लेश कराना, लौल्य जो है वो क्लेश करने वाले भावों में सबसे अहम, सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अनिर्देशकारित्व अरिष्टाना, निर्देशकारित्व आतुरगणानाम, ये बताया गया था, और जैसे बताया है वैसा न करना ये अरिष्ट है। तो मृत्यु सूचक है। इस प्रकार से अरिष्ट में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो हम सलाह दे रहे हैं कुछ प्रकार की, इस प्रकार की, हाँ, और वो मानने के लिए नहीं तैयार है इस प्रकार से। फिलहाल हमारे यहाँ एक अनुभव रहा मरीज के बारे में। ओरल कैंसर है, पहली दफा आया, परहेज करने के लिए तैयार नहीं था, और पैसों के बारे में भी बहुत जिक्र कर रहा था, नहीं ये बहुत ज्यादा है, कम कर दो वगैरह इस प्रकार से। मैंने पैसे कम किए। फिर वापस जल्दी आया नहीं, 1 महीने 1.5 महीने के बाद आया। और फिर मैंने जब पूछा कि तुम क्यों नहीं आए इस प्रकार से, नहीं नहीं मैंने भूल की, अभी मैंने ये खुद से दबा दूंगा, बहुत गिर गया। और फिर मैंने दवा दी थी। गया, और फिर करीबन महीने के बाद उसका लड़का आया कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, दवा नहीं लेना चाहते, आप पैसे वापस करो। तो मैंने कहा कि इस प्रकार के पैसे वापस नहीं किए जाते। फिर भी जो गुरुत्व वगैरह आपको दिया है, वो अगर आपका सील बंद है तो मैं वापस ले लूंगा, उसके पैसे दे दूंगा। तो पैसे लौटा दिए मैंने। सिर्फ दवा के 1400 रुपए थे, वो नहीं दिए। फिर भी उसने जाते हुए बहुत झगड़ा किया। उसका कहना था कि ये मेरा हक है, पैसे वापस लेना इस प्रकार। तो इस प्रकार के भी लोग
रहते हैं। और ये बड़ा अजीब इस प्रकार का अनुभव है। तो इनमें ऐसा है कि सोचने की ताकत ही नहीं है, सोचते ही नहीं है वास्तव में। हम क्या कह रहे हैं, किस वास्ते कर रहे हैं, क्या होने वाला है हमारा, इस प्रकार से करते। लेकिन ये एक अहम चीज है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट इस प्रकार की हो गई है। और फिर हमें इस प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ना, ये शायद हमारा दुर्भाग्य है, दौर्भाग्य है इस प्रकार से। असे पेशंट आले की खूप मनस्ताप होतो सर. त्यातून स्वतःला कसं सांभाळावे. ऐसा है, मनस्ताप करने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन भूल जाना है। हाँ, इस प्रकार के मरीज होते हैं, ऐसा समझ के हाँ हाँ कुछ नहीं करना। तो इसमें एक अहम चीज ऐसी है कि उनका जो भाग्य है वो उस हिसाब से चल रहे हैं, वो दुर्गति में जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने जो करना चाहिए था वो हमने किया है, उसको सलाह अच्छी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसके ज्यादा उसके लिए कर नहीं सकते। दूसरे तरीके के और भी पेशेंट रहते हैं कि 4-5 बरस से मेरे पास ट्रीटमेंट चल रही है, अभी थोड़ा एडवांस हो गया, तो उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जितना दे सकते हैं उतना ही पैसे दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम पैसे आपको पैसे नहीं देंगे, मैं कुछ भी कोशिश करके दे दूंगा, इस महीने में नहीं अगले महीने में दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे देने ही है इसके पास। तो ये भी लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी तो पहले आदमी जैसे है इस प्रकार से। तो बहुत प्रकार के लोग मिलते रहेंगे इस प्रकार से। और फिर हमें अपना कर्तव्य निभाना है। वरो भूतदया धर्म इत्यार्थेषु भिषग्वरः वर्तते सु सिद्धार्थः सतोमपि वर्तते। कि हमारा मकसद मरीज ठीक होना है, उसके लिए जो भी करना है वो हमें करना है इस प्रकार से। तस्मात् उपाचारे स्वेन स्वेन निस्व तपस्विना, निस्व तपस्वी जो है जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन वो तपस्वी है, उनको अपने पैसे से इलाज करो, इस प्रकार का अष्टांग संग्रह में वचन है। और ये जो इस्कॉन वगैरह वाले लोग होते हैं उनसे मैं पैसा नहीं लेता इसी कारण, कि वो तो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है। और नो डाउट अगर पैसा मांगते हैं तो इस्कॉन दे देती है पैसा, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है ये हमें सोचना है, ऐसा थोड़ा सा इसमें रहेगा। अनिर्वेदो वार्त लक्षणाना, ये वार्त शब्द बड़ा अजीब है, टीकाकार ने आयुर्वेद लक्षणाना ऐसा कहा है उसका मीनिंग। और अनिर्वेद का मतलब सुख समाधान इस प्रकार का है, वो यहाँ पे मुझे आसानी से नहीं मिला। लेकिन गिरवाण कोश में या अन्य कोशों में एक बार देखिए, आयुर्वेदो मृता नाम, ये भी एक अग्र संग्रह है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आयुर्वेद सीखने का मौका मिला। अगर मुझे भी एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाती
और मैं एमबीबीएस हो जाता, तो ये सौभाग्य मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये काफी मुश्किल है। कुछ लोग हैं इस प्रकार से कि जैसे एक संजय पिशारोड़ी करके ऑन्कोलॉजिस्ट था, पूरा आयुर्वेद में डेडिकेटेड था, बीए का छात्र था। दुर्भाग्य से उसका एक्सीडेंट में निधन हो गया, यंग एज में ही। विक्रम द्रविड़ करके है, वो भी एमबीबीएस है, वो भी आयुर्वेद ही करता है, इस प्रकार के बम्बई में है। तो ऐसे कुछ अपवादात्मक लोग हैं। बाकी जो एक बार एलोपैथी में घुस गए, तो वही उनका धर्म इस प्रकार का हो जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आयुर्वेद सीखने का मौका मिला। और सौभाग्य है कि गुरु मिले वो पढ़ाने के लिए, क्योंकि बीएमएस में आकर भी अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो कुछ नहीं होता है, हम भटक जाते हैं। तो गुरु कृपा एक अहम चीज है इस सभी में। और उसका महत्व अनन्य साधारण इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज रुकते हैं, फिर कल से बात करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरतिभुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरतिमिलिष्यामः।